रुक लेंगे। सुभाष जी, शिक्षा का जिक्र करें अगर, एआई शिक्षा के लिए 500 करोड़ का बजट पास हुआ है, जिसमें एआई एक्सीलेंस सेंटर खोलने का दावा किया गया। इसके अलावा आईआईटी और मेडिकल सीट्स में बढ़ोतरी का भी ऐलान किया गया। एआई का अगर हम जिक्र करें तो निश्चित तौर पर एआई एक अहमियत रखने लगा है। अब एआई एक महत्वपूर्ण कदम हो गया है। एआई एक ऐसा सेक्टर है जो कहीं ना कहीं दिन पर दिन आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ोतरी की दिशा में है और भारत में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका। आगे आने वाले समय में एआई के लिए क्या कुछ मार्केट होगा, क्या कुछ इस इंडस्ट्री से लाभ होगा, और इसके लिए जो प्रावधान किया गया है 500 करोड़ का बजट, उससे आगे क्या कुछ लाभ होगा, देश कैसे आगे बढ़ेगा एआई के माध्यम से? मैम, रिसर्च और डेवलपमेंट जो है ये वर्ल्ड ओवर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। जो भी, अगर अमेरिका को हम देखते हैं, अमेरिका ने रिसर्च में बहुत ज्यादा पैसा लगाया और वो अभी तक वर्ल्ड लीडर रहा है। चाइना में जो मैन्युफैक्चरिंग गई, उसकी कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजीज की डेवलपमेंट थी, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट थी, वो यूरोप और अमेरिका में होती थी। उसकी आउटसोर्सिंग चाइना से की गई। जी अब चाइना ने जैसे जैसे तरक्की करी, उन्होंने भी R&D पे बहुत पैसा लगाना शुरू किया। जैसे हम रिसेंटली हम देख रहे थे, चाइना ने अपना एआई मॉडल भी लॉन्च किया है। और स्पेस के अंदर भी चाइना काफी अमेरिका को टक्कर देने की कोशिश कर रहा है, डिफेंस में भी कोशिश कर रहा है। जी उन्होंने पिछले कुछ टाइम में तरक्की करी है। अमेरिका आज भी इसमें लीडर है। जी इंडिया अभी भी R&D के फील्ड में काफी पीछे है। जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंडिया को एक सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ एनर्जी, रिसोर्सेज और पैसा तीनों इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अगर इंडिया अपने आप को आने वाले टाइम में वर्ल्ड लीडर की तरीके से पेश करना चाहता है। तो जी सरकार का भी इस तरफ ध्यान है। 500 करोड़ रुपए एक वेलकम स्टेप है। कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर भी उसके अंदर काम कर रहा है। अगर सरकार इसको इंसेंटिवाइज करती है, सरकार इसको पुश करती है, जी और एआई तकनीक जो है वो कोई, मतलब हमारी आज भी मोबाइल हमारे पास है, टेक्नोलॉजी आज भी हमारे पास है, वो उसको इंप्रूव करने का काम कर रही है, जी चीजें आसान कर रही है। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट बेटर होगी, जी आपके वेस्टेजेस कंट्रोल होंगे, रिसोर्स मैनेजमेंट बेटर होगी। तो एआई को डेफिनेटली हमें अडॉप्ट करके चलना है। जी हमें उसके साथ आगे मूव फॉरवर्ड करना है। वो हमारी ग्रोथ को फ्यूल करेगा और हम उससे पहले के कंपैरेटिवली काफी तेजी से आगे बढ़ पाएंगे। जी ठीक है, हमारे साथ ललन प्रसाद केसरी जी भी जुड़े हुए हैं, जो कि अर्थशास्त्री हैं। जी ललन जी, जिस तरह से 3 एआई एक्सीलेंस सेंटर खोलने का दावा किया गया, आईआईटी और मेडिकल की सीट में इजाफे की बात भी की जा रही है, इससे क्या कुछ लाभ? देखिए, ये तो बड़ा आवश्यक था। सरकार ने बड़े सही सही टाइम पर यह कदम उठाया है, जी क्योंकि इस समय सारी दुनिया में एआई का बोलबाला होने जा रहा है। बिल्कुल। चाइना ने जो डीप सीक निकाला, जी उसकी वजह से ये बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है। अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां जो पहले इसमें थी, जी एआई में, उसको चाइना ने पीछे छोड़ दिया। तो अमेरिका भी अब बहुत चिंतित है इस मामले को लेकर कि कैसे रिसर्च आगे बढ़ाई जाए इस फील्ड में, जी और चाइना के आगे हम निकले। जी भारत में अभी तक इसका कोई प्रचार नहीं था, जी लेकिन अब भारत को इस फील्ड में बहुत तेजी से आना पड़ेगा, क्योंकि एआई का उपयोग हर क्षेत्र में हो रहा है। जी चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो प्रोडक्शन में हो, चाहे इकानमी में एज ए होल हो। तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, और अगर हम इसमें पीछे रह गए तो फिर हम बहुत पीछे चले जाएंगे। अब जैसे आईटी में हुआ, तो हमने बहुत जल्दी आईटी सेक्टर में अपनी बढ़त बना ली थी, जी और उसकी वजह से हम आईटी के किंग हो गए दुनिया में, सॉफ्टवेयर के किंग बन गए। जी और सिलिकॉन वैली जैसी अमेरिका के जो सेंटर है सॉफ्टवेयर का, उसमें 1/3 इंडियन है। जी तो इंडियंस के अंदर कैपेसिटी है, उनके अंदर लर्निंग कैपेसिटी है, और प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है, रिसर्च की कैपेसिटी है। और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि जो एआई सेंटर बनाए गए हैं, इसका बहुत बड़ा लाभ होगा। और हमारे साइंटिस्ट और हमारे जो टेक्नीशियंस, टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, इसमें लगेंगे, और जो एजुकेशन इससे दी जाएगी बच्चों को हर स्टेज पर, वो बहुत लाभकारी होगा। और गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इसकी स्कीम चाक आउट कर ली है कि एआई की एजुकेशन कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में कैसे बढ़ाई जाए, और इसके लिए ग्रांट भी दिए जा रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ बहुत अच्छा कदम है सरकार का। और तो जितनी जल्दी हम इसको कार्यान्वित कर सकें, उतना ही देश के लिए फायदा होगा। बिल्कुल। आरके जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरके गुप्ता जी का रुख करेंगे। आरके जी, इस बार मछुआरों को भी जगह दी गई है बजट में, मछुआरों के लिए इकोनॉमी का प्रावधान लाया गया, इससे क्या कुछ बेटरमेंट?
ठीक है, आरके जी से बातचीत करेंगे, लेकिन हमारे साथ ललन प्रसाद जी लगातार जुड़े हुए हैं। ललन जी, जिस तरह से मछुआरों के लिए इकोनॉमी का प्रावधान किया गया, उनको भी बजट में शामिल किया गया, इससे देश की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा, बेटरमेंट किस दिशा में? देखिए, मत्स्य योजना भारत सरकार की पहले से ही चल रही है और इसके अंदर मछुआरों को इक्विपमेंट खरीदने के लिए और फिशिंग के लिए बहुत सुविधा दी जा रही है। इसका असर भी बड़ा अच्छा हुआ है। फिशरीज का प्रोडक्शन देश में काफ़ी बड़ा है और अब जो गवर्नमेंट की थिंकिंग है कि मछुआरों को हम फर्दर और इम्पीचेस दें, क्योंकि मरीन प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट इंडिया से काफ़ी बड़ी तादाद में अब होने लगा है। फिशेस का भी एक्सपोर्ट, और इंडिया वन ऑफ द टॉप एक्सपोर्टर्स इन फिश हो चुकी है। तो ऐसे समय में अगर हम इस फिशरीज इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देना चाहते हैं तो हमें मछुआरों के वेलफेयर के लिए, उनके इक्विपमेंट के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, उनको लोन देने के लिए, इन सब के लिए फैसिलिटी देनी पड़ेगी। और ये एक अच्छा कदम है सरकार का, क्योंकि आपको पता है कि ये एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें लाखों लोग देश के, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा कोस्टल रीजन है इस देश का और 3 तरफ हमारे समुद्र हैं, तो मछुआरे, ये मछली पालन तो बहुत बड़ा उद्योग है इस देश का। मैं समझता हूँ कि कृषि के बाद तो डेयरी और मछली पालन, इनका बहुत योगदान हमारी इकानमी में भी है और इनका एक्सपोर्ट के लिए भी बहुत महत्व है। तो उस लिहाज से जो फिश की प्रोसेसिंग होती है, उनकी पैकेजिंग होती है, उनका एक्सपोर्ट होता है, इसमें कितने लोग लगे हुए हैं। फिशिंग में खाली मछुआरे ही नहीं लगे हुए हैं, बल्कि इससे कनेक्टेड इंडस्ट्रीज को बहुत फ़ायदा है। तो मछुआरों के लिए जो काम गवर्नमेंट करेगी तो मछुआरों को तो फ़ायदा होगा ही, बाकी जो इंडस्ट्रीज से कनेक्टेड है उनको भी बहुत लाभ होगा। और इसलिए ये स्कीम अच्छी है और इसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरह होना चाहिए। ठीक है, मनीष जी हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष जी, जिस तरह से बजट को लेकर के शेयर मार्केट में हमेशा हमने उछाल देखा है, आज की अगर हम बात करें तो बजट में जिस तरह से शेयर मार्केट में उठापटक देखने को मिली, उससे हमें आने वाले समय में बजट में शेयर मार्केट में क्या कुछ बेटरमेंट देखने को मिलेगा, आरके गुप्ता जी से जानेंगे। जिस तरह से बजट जैसे ही शुरू हुआ, शेयर मार्केट में उछाल गिराव देखने को मिला, उतार चढ़ाव देखने को मिला। हालांकि आज का अगर जिक्र करें तो निश्चित तौर पर अमूमन शनिवार को सेंसेक्स बंद रहता है, शेयर मार्केट बंद रहता है, लेकिन आज खुला हुआ है और इस दौरान हमने काफी उतार चढ़ाव भी देखा। पूरे बजट के दौरान शेयर मार्केट में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। कौन से ऐसे सेक्टर जिसमें शेयर मार्केट में इजाफा देखने को मिलेगा, लोगों को मुनाफा मिलेगा? ठीक है, आरके जी से रुक ले, बातों का जिक्र किया गया यहाँ पर बजट को लेकर के। हम शिक्षा की चर्चा कर रहे थे, हमारे साथ लगातार मेहमान जुड़े हुए हैं, आरके गुप्ता जी, मनीष अग्रवाल जी और सुभाष अग्रवाल जी, ललन प्रसाद केसरी जी। इन सभी का रुख लेंगे, इन सभी से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले ललन प्रसाद केसरी जी का रुख करेंगे। ललन जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री का भी साफ तौर पर कहना कि मछुआरों को लेकर के एक नई इकोनॉमी, स्पेशल इकोनॉमी लाई गई, इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत को नई गति मिलेगी। इस बजट के बाद आत्मनिर्भर भारत को नई गति मिलेगी, मतलब कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और ये बड़ा कदम इस बजट को बताया जा रहा है। इंडिया का रंग अब दिखने लगा जी। इन इंडिया बनाई की गई थी, देश के लिए आवश्यक चीजें बनाई जाए और आयात के ऊपर अपनी निर्भरता कम की जाए जी, और जो प्रोडक्शन हमारा हो अधिक से अधिक तो हम उसको निर्यात कर सकें जी। अब खास जो हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज या पेशे हैं, जैसे फिशरीज है, एग्रीकल्चर है, डेयरी है, इन सब को बढ़ावा देकर हम अपना एक्सपोर्ट भी बढ़ा सकते हैं जी। तो फिशरीज जो गवर्नमेंट ने इंसेंटिव दी है जी। इस बजट में, वो काबिल तारीफ है, क्योंकि मैंने बताया कि ये भारत के 3 तरफ समुद्र है जी। बहुत बड़ी संख्या में फिशरीज इस उद्योग में लोग लगे हुए हैं, इस धंधे में लोग लगे हैं, जिससे उनकी रोजी रोटी चलती है। तो अगर उनको हम इंसेंटिव दें कि वो प्रोडक्शन और बढ़ाएं और उनकी पैकेजिंग अच्छी हो और एक्सपोर्ट में इजाफा हो, उसकी वजह से तो हमें फॉरेन एक्सचेंज इनकम भी होगी उससे, और जो हमारे मछुआरे भाई हैं उनके जीवन का स्तर भी उठेगा जी। उनकी शिक्षा और उनके कल्याण कार्य पर सरकार अधिक पैसे खर्च कर सकती है, करेगी, और उनके हेल्थ के लिए सारे प्रोविजन करने चाहिए। तो इसी तरह डेयरी इंडस्ट्री भी देखिए, भारत की एक
बहुत बड़ी उभरती हुई इंडस्ट्री है। जी और भारत दुनिया में दूध के उत्पादन में बहुत ऊंचाई पर दूसरे या तीसरे स्थान तक पहुंच चुका है। जी तो मिल्क प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग और उसका एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा स्कोप भारत के पास है। यूरोप के छोटे छोटे दो देश कुछ ऐसे थे जिन्होंने जी सारी दुनिया में मिल्क प्रोडक्ट की वजह से अपनी धाक जमा ली। भारत इतना बड़ा देश होते हुए, इतनी बड़ी मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन कैपेसिटी होते हुए भी नहीं कर सका। तो अब धीरे धीरे इस हम कदम उठा रहे हैं और डेयरी इंडस्ट्री भी हमारी आगे बहुत तेजी से बढ़ेगी। बिल्कुल देश में तो दूध की रिक्वायरमेंट जो थी लगभग पूरी है, जितनी आवश्यकता उतनी उत्पादन हो रही है। अब हमें ज़्यादातर एक्सपोर्ट के ऊपर ध्यान देना है और ख़ासतौर से मिल्क प्रोडक्ट्स पर हमें बहुत जोर देना है। जो प्रोसेस मिल्क प्रोडक्ट्स होंगे, तो जैसे नेस्ले जैसी कंपनीज और बहुत सी फॉरेन कंपनीज हैं जिन्होंने इसका बहुत बड़ा फ़ायदा उठाया। तो भारत की कंपनियां भी, और अमूल को आप सब जानते हैं कि अमूल इस समय देश की हिंदुस्तान की नहीं, दुनिया की बहुत बड़ी डेयरी कंपनी बन चुकी है। तो इस लिहाज से प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन भी इसमें बहुत है। और आपने प्रधानमंत्री के बयान में देखा होगा कि उन्होंने इस बात पर बड़ा एम्फेसिस दिया है जी कि प्राइवेट और पब्लिक पार्टिसिपेशन से काम ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे उन्होंने न्यूक्लियर एनर्जी तक जैसी एरिया में कहा है कि पीपी मॉडल लगाएंगे, हम प्राइवेट सेक्टर को भी बुलाएंगे, एनर्जी प्रोडक्शन में प्राइवेट सेक्टर को लगाएंगे। तो इस तरह से प्राइवेट सेक्टर के हाथ में जो इंडस्ट्री है उनको भी इंसेंटिव मिले, और जिन सेक्टर्स में प्राइवेट सेक्टर नहीं है वहाँ भी उनको मौका दिया जाए। तो उससे पूंजी का निवेश भी अच्छा होगा और टोटल प्रोडक्शन में वृद्धि होगी और एक्सपोर्ट में भी मदद मिलेगी। हमारे साथ जुड़े हुए आरके जी, जिस तरह से देश में विकास भी विरासत भी का मंत्र इस बजट के माध्यम से दिया गया, मेडिकल टूरिज्म और इसके अलावा टूरिज्म के क्षेत्र में इस बजट से बहुत लाभ मिलेगा, देश में टूरिज्म की संभावना बढ़ जाएगी इस बजट के माध्यम से, ऐसा दावा प्रधानमंत्री का। हाँ देखिए, मेडिकल टूरिज्म और टूरिज्म एज सच का सुभाष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुभाष जी से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सुभाष जी, टूरिज्म का हम जिक्र पहले भी कर रहे थे, ऐसे में साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दावा कि इस बजट के बाद टूरिज्म की संभावना देश में और ज्यादा बढ़ गई है। बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज हैं, श्रीलंका, सिंगापुर, जो सिर्फ टूरिज्म के बेसिस पे, बैंकॉक, जो सिर्फ टूरिज्म के बेसिस पे अपनी इकोनॉमी रन कर रही हैं, और काफी हद तक एशियन उनमें वो इंडियन टूरिस्ट पे भी डिपेंडेंट है जी। तो टूरिज्म एक डेफिनेटली बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा होती हैं। खाली इसमें ऐसा नहीं है कि खाली पैसा आता है, इसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी बहुत मिलती है। वो टैक्सी ड्राइवर्स, होटेलियर्स, होटल्स के अंदर जो स्टाफ रहता है, तो टूरिज्म डेफिनेटली इंडिया के लिए, और इंडिया के पास बहुत सारी ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं जी। प्रधानमंत्री ने स्पेसिफिकली 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस का नाम भी लिया, मतलब नाम तो भी नहीं किया उन्होंने, बट उन्होंने ये चिन्हित किया कि वैसे 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट देंगे जी। तो टूरिज्म हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा गेम चेंजर साबित हो सकता है जी। आरके गुप्ता जी का एक बार फिर से रुक कर लेंगे जी। आरके गुप्ता जी का एक बार फिर से रुक कर लेंगे। आरके गुप्ता जी, जिस तरह से बजट पेश किया गया इस बजट में इस बार खिलौनों का जिक्र किया गया, साफ तौर पर वित्त मंत्री का दावा कि भारत को खिलौनों का हब बनाएंगे। तो सुभाष जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे इस बात की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आरके गुप्ता जी का भी ऑडियो ब्रेक हो रहा है। तो सुभाष जी, जिस तरह से खिलौनों का हब बनाने का दावा किया गया, उससे इकोनॉमी में कितना फायदा, कितना उछाल? सरकार, मोदी गवर्नमेंट जब आई थी, उन्होंने आते ही एक प्रोग्राम शुरू किया था जिसको मेक इन इंडिया कहते हैं जी। मेक इन इंडिया के अकॉर्डिंगली उन्होंने पीएलआई स्कीम्स भी लॉन्च करी, और मैन्युफैक्चरिंग की तरफ कहीं ना कहीं सरकार का फोकस है कि मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया में बूस्ट किया जाए। पोस्ट कोविड भी जो एक ऑल्टरनेट सप्लाई चेन की बात हो रही है, उसमें पूरा दुनिया, पूरा विश्व भारत को एक इंपॉर्टेंट पोजीशन पे देखता है, क्योंकि हमारे पास एक डेमोग्राफिक डिविडेंड भी है, हमारी यंग पॉपुलेशन है,
तो डेफिनेटली मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर बढ़ रही है और सरकार का भी कहीं ना कहीं फोकस है कि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जाए। बट एक इंपॉर्टेंट चीज हमें ये अंडरलाइन करनी पड़ेगी कि मैन्युफैक्चरिंग में अभी भी हम हाई वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट्स की तरफ नहीं जा पा रहे। उसमें थोड़ा समय लगता है, बट सरकार को उस पर फोकस लाना पड़ेगा। जैसे सरकार ने भी एआई लैब का जिक्र किया। जो भी मैन्युफैक्चरिंग हम कर रहे हैं उसमें वैल्यू एडिशन जो है परसेंटेज वाइज वो बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे मोबाइल फोन्स की मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं तो उसमें ज्यादातर हम असेंबली कर रहे हैं या बॉडी पार्ट्स बना रहे हैं, बट जो हाई एंड डिस्प्लेज हैं या जो इस तरीके की चीजें उसमें हम अभी उतने आगे नहीं आ पाए। तो हमारी कंपनीज को भी और सरकार को इन चीजों को इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे स्पेशल फोकस करना पड़ेगा, सो दैट खाली हम मैन्युफैक्चरिंग ना करें, हम हाई वैल्यू एडिशन भी उसके अंदर लेके आए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बजट को लेकर के हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए थे, उनसे हम चर्चा लगातार कर रहे थे। जिस तरह से बजट आज पेश किया गया, इस दौरान टैक्स पेयर्स को बड़ा लाभ दिया गया, मिडिल क्लास फैमिलीज को, मिडिल क्लास लोगों को, एम्प्लॉयज को बड़ी राहत देने की कोशिश की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी हमने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बजट से संभावनाएं बढ़ गई हैं, हर क्षेत्र में संभावनाएं बढ़ाने की कोशिश की गई है। मेडिकल टूरिज्म से इस बजट के माध्यम से इस सेक्टर में काफी लाभ मिलेगा। इसके अलावा हर सेक्टर को लाभान्वित करने की कोशिश इस बजट के माध्यम से की गई है। हालांकि आम आदमी की उम्मीदों पर यह बजट कितना खरा उतरा है, ये अब से कुछ ही समय बाद समझ में आएगा, जब आम आदमी की प्रतिक्रिया निकल करके सामने आने लगेगी। हालांकि इससे पहले भी हमने सुना आम आदमी को काफी उम्मीदें थी। दावा इस बात का जरूर किया जा रहा है कि आम आदमी की उम्मीदों पर यह बजट खरा उतरा है, लेकिन इस बजट से देश तीसरी अर्थव्यवस्था बनने में देश को कितनी सहूलियत मिलेगी, कितना फायदा मिलेगा, यह समय के साथ निकल करके सामने आएगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।